सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 10 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है संज्ञा के विकार। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं और जानते हैं इसके विषय में। पाठ 10, संज्ञा के विकार। तो बच्चों, हम ये जान चुके हैं कि संज्ञा हम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को कहते हैं। तो संज्ञा जो किसी भी चीज का नाम है वो कहलाता है, लेकिन इस पाठ में हम जानेंगे कि किस प्रकार से संज्ञा के विकार होते हैं, किस प्रकार से संज्ञा में बदलाव आता है। तो अब हम संज्ञा के विकारों के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। संज्ञा एक विकारी शब्द है। वाक्य में प्रयोग होने पर संज्ञा शब्द में लिंग, वचन तथा कारक के कारण विकार आ जाता है। अतः लिंग, वचन तथा कारक संज्ञा के विकार हैं। जैसे लड़का पढ़ रहा है, लड़की लिख रही है, लिंग के कारण इसमें विकार हुआ है। लड़का पतंग उड़ा रहा है, लड़के पतंगे उड़ा रहे हैं, वचन के कारण विकार उत्पन्न हुआ है। लड़का खाना खा रहा है, लड़कों ने खाना खाया। तो कारक के कारण विकार उत्पन्न हुआ है। तो विकार का अर्थ होता है बदलाव, परिवर्तन। जब भी वाक्य में हम संज्ञा शब्द का प्रयोग करते हैं तो वहां पर संज्ञा शब्द में लिंग के कारण, वचन के कारण और कारक के कारण कुछ ना कुछ परिवर्तन हो जाता है। हमने उदाहरणों के माध्यम से जाना। जैसे पहले था लड़का पढ़ रहा है, तो इसमें संज्ञा है लड़का, और अगर हम इसमें लिंग परिवर्तन कर दें, लड़की कर दे, तो पूरा वाक्य परिवर्तित हो जाएगा। लड़की लिख रही है। ऐसे ही लड़का पतंग उड़ा रहा है, तो यहाँ पर एक वचन का प्रयोग है। अगर हम इसका वचन बदल दें, इसको बहुवचन में कर दें, तो लड़के पतंगे उड़ा रही हैं। ठीक है। नेक्स्ट है लड़का खाना खा रहा है, और अगर हम इसमें कारक परिवर्तन कर दें तो क्या हो जाएगा? लड़कों ने खाना खाया। इस प्रकार से उदाहरणों के माध्यम से हमने जाना कि संज्ञा में लिंग, वचन और कारक के कारण परिवर्तन आ जाता है जब भी संज्ञा शब्द का हम वाक्य के अंतर्गत प्रयोग करते हैं। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि लिंग, वचन तथा कारक संज्ञा के विकारी तत्व हैं। और ये बात भी स्पष्ट हो जाती है कि लिंग, वचन और कारक, इनको कहा जाता है संज्ञा के विकारी तत्व। तो अब हम इनके बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है लिंग। शब्द के जिस रूप से पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। शब्द का ऐसा रूप जिससे हमें ये पता चल जाए कि ये शब्द स्त्री जाति का है या फिर पुरुष जाति का है, वो कहलाता है लिंग। लिंग शब्द का अर्थ है चिन्ह। इन्हीं चिन्हों के माध्यम से व्याकरण में किसी शब्द के पुरुष अथवा स्त्री जाति होने का पता लगता है। लिंग बदलने पर क्रिया का रूप भी बदल जाता है। लिंग शब्द का अर्थ बता रहे हैं कि होता है चिन्ह होता है, और इन चिन्हों में अगर परिवर्तन होता है तो फिर पूरा वाक्य में बदलाव आ जाता है, उसका क्रिया का रूप भी बदल जाता है। और इन्हीं चिन्हों के माध्यम से पता चलता है ये शब्द स्त्री जाति का है या फिर पुरुष जाति का है। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण है जिसमें बताया है कि लिंग बदलने पर कैसे पूरा वाक्य बदल जाता है, क्रिया में किस प्रकार से परिवर्तन आता है। दादाजी फोन सुन रहे हैं, अगर हम इसका दादाजी की जगह दादी जी कर दें, लिंग बदल दें, दादी जी रामायण पढ़ रही हैं। ठीक है। पूजा, अगर हम इसको दादाजी की जगह दादी जी कर देंगे तो दादी जी फोन सुन रही हैं। पुजारी घंटी बजा रहा है, पुजारिन पूजा कर रही है। माली पौधा लगा रहा है, मालिन माला बना रही है। तो हमने देखा कि किस प्रकार से लिंग का क्रिया पर प्रभाव पड़ता है। अब हम लिंग के भेदों के विषय में जानते हैं कि लिंग के कितने भेद होते हैं। लिंग के हिंदी भाषा में लिंग के निम्नलिखित दो भेद है। हिंदी भाषा में लिंग के दो भेद माने जाते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, जबकि संस्कृत भाषा में ये तीन होते हैं। तो सबसे पहले पुल्लिंग के विषय में जानते हैं। पुल्लिंग क्या होते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। ऐसे शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं वो पुल्लिंग होते हैं। उदाहरण है पिताजी बाजार गए हैं, घोड़ा दौड़ रहा है। तो हम वाक्यों के माध्यम से समझ पा रहे हैं, और इनमें जो शब्द है जैसे पिताजी और घोड़ा, ये हमें पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, इसलिए पुल्लिंग शब्द है। इन वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन शब्द पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, अतः ये सभी संज्ञा शब्द पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग, जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। ऐसे शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं। उदाहरण है माताजी खाना बना रही हैं, घोड़ी घास खा रही है। तो माताजी और घोड़ी
ये दोनों शब्द हमें स्त्री जाति का बोध करा रहे, बता रहे हैं कि ये स्त्री जाति के शब्द हैं। इन वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन शब्द स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं, अतः ये सभी संज्ञा शब्द स्त्रीलिंग है। तो ये हो गए हमारे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब है लिंग की पहचान। हम लिंग की पहचान किस प्रकार से करते हैं व्याकरण के अंतर्गत। प्राणीवाचक शब्दों में लिंग की पहचान करना आसान है, क्योंकि उनके लिंग का निर्धारण पुरुष अथवा स्त्री जाति के आधार पर होता है, परंतु अप्राणीवाचक शब्दों के लिंग निर्धारण में कठिनाई आती है, क्योंकि इसके लिए कोई निश्चित नियम नहीं है। अप्राणीवाचक शब्दों के लिंग का निर्धारण व्याकरण की दृष्टि से संभव है। लिंग की जब हम पहचान करते हैं, अगर कोई वस्तु की पहचान करना हो तो कठिन हो जाता है, लेकिन अगर हम किसी प्राणी की यानी कि किसी जीव की, जंतु की, मनुष्य की, ऐसे प्राणियों की पहचान करते हैं तो हम आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि उसमें हमें स्त्री और पुरुष जाति का पता चल जाता है। लेकिन अगर अप्राणीवाचक चीजें हैं तो उसमें हमें लिंग बताने में कठिनाई होती है, ये कठिन काम हो जाता है। लेकिन व्याकरण के माध्यम से हम उसमें भी लिंग की पहचान कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले पुल्लिंग की पहचान। पुल्लिंग की पहचान के लिए किस प्रकार से हम पुल्लिंग की पहचान करते हैं, तो कुछ बातें बताई गई हैं, कुछ नियम हैं, तो चलिए उनको पढ़ते हैं। प्राणीवाचक तथा अप्राणीवाचक पुल्लिंग शब्दों की पहचान के कुछ नियम इस प्रकार है। ये शब्द सदैव पुल्लिंग होते हैं। नीचे जो शब्द दिए गए हैं वो हमेशा पुल्लिंग में रहेंगे। जैसे सबसे पहले ग्रहों के नाम, जो हमारे ग्रह हैं उनके नाम हमेशा पुल्लिंग में होते हैं। सूर्य, मंगल, बुध, राहु, केतु, शुक्र आदि। वृक्षों के नाम हमेशा पुल्लिंग में होंगे। पीपल, आम, जामुन, बरगद, नीम आदि। इमली, इसमें केवल इमली को छोड़ा है, इमली स्त्रीलिंग में आता है। नेक्स्ट है अनाजों के नाम, जो हमारे अनाज हैं, गेहूं, चावल, चना, जौ, बाजरा, मटर आदि। ये सभी अनाजों के नाम हैं जो हैं वो भी पुल्लिंग में होते हैं। पर्वतों के नाम विंध्याचल, हिमालय, सतपुड़ा, अल्पस, कैलाश आदि, ये सब पुल्लिंग में होंगे। देशों के नाम भारत, चीन, रूस, इंग्लैंड, नेपाल, भूटान, जर्मनी आदि पुल्लिंग में होते हैं। महीनों के नाम भी पुल्लिंग में होते हैं। चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, मार्च, अप्रैल, अगस्त। दिनों के नाम, जो हमारे दिन आते हैं, वार, उनके नाम भी हमेशा पुल्लिंग में चलते हैं। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शनिवार आदि। अब अगला बढ़ते हैं द्रव पदार्थों के नाम। जो भी हमारे द्रव्य पदार्थ होते हैं उनके नाम पुल्लिंग में होते हैं। जैसे पानी, घी, तेल, सोना, तांबा, लोहा आदि। और इसके अलावा कुछ इसके अपवाद हैं जो कि स्त्रीलिंग में होते हैं, जैसे चाय, शराब, लस्सी, शिकंजी, ये स्त्रीलिंग में आते हैं, ये वाले द्रव्य। रत्नों के नाम, रत्नों के नाम हमेशा पुल्लिंग में होंगे। हीरा, पन्ना, नीलम, पुखराज, मोती आदि। और इसके अलावा जो हमारे शरीर के अंगों के नाम हैं उन वो पुल्लिंग में होते हैं। सिर, गला, कान, हाथ, पैर, अंगूठा, दांत, मुंह आदि। लेकिन कुछ अपवाद भी हैं, कुछ ऐसे भी हैं शरीर के अंग जिनके नाम स्त्रीलिंग में होते हैं, जैसे जीभ, नाक, आंख, कुहनी, कलाई आदि। ये सारे स्त्रीलिंग में होंगे। और भी हैं पुल्लिंग के नियम, जो शब्द हमेशा पुल्लिंग में रहते हैं। जिन शब्दों के अंत में ए, आ, पन, न, आव, त्र, आर, आस, क, त्व, आबा, औड़ा आदि आते हैं वे सदैव पुल्लिंग होते हैं। जिन भी शब्दों के अंत में ये वाले शब्दांश आएंगे वो होंगे पुल्लिंग में। जैसे आ से बनने वाले बताए इन्होंने, मकान, उपवन, संसार, वचन आदि। आ से गन्ना, पैसा, मोटा, सोना, लोहा आदि। पन, बचपन, लड़कपन, पागलपन आदि। यौवन, लेन देन, बदन आदि। आव, बहाव, लगाव, छिपाव, रिसाव आदि। त्र से अस्त्र, शस्त्र, वस्त्र आदि। आर से व्यवहार आदि। आ से परिहास, विश्वास, उल्लास आदि। क से गायक, नाविक, खलनायक आदि। त्व से पुरुषत्व, पशुत्व, महत्व, ममत्व आदि। आवा, छलावा, दिखावा, चढ़ावा आदि। और औड़ा से पकौड़ा, हथौड़ा आदि। ये सभी रहेंगे हमेशा पुल्लिंग में। इसके अलावा दान, खाना, वाला आदि से अंत होने वाले अधिकतर शब्द पुल्लिंग होते हैं, जिनके अंत में दान आए, खाना आए या फिर वाला आए। जैसे दान से क्या क्या बनेंगे, फूलदान, पीकदान, पानदान, कलमदान, रोशनदान, इत्रदान आदि। खाना से डाक खाना, दवा खाना, जेल खाना, मुसाफिर खाना आदि। वाला से पान वाला, दूध वाला, फल वाला, गाड़ी वाला,
चाय वाला, रिक्शा वाला आदि। ये सारे हमारे शब्द पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। अब है स्त्रीलिंग की पहचान। हम स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान किस प्रकार से करते हैं? प्राणीवाचक तथा अप्राणीवाचक स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान के कुछ नियम इस प्रकार हैं कि प्राणीवाचक हो या फिर अप्राणीवाचक हो, उसके भी कुछ नियम हैं जो इस प्रकार से हैं। जिन शब्दों के अंत में ई, आवड़ता, आहट, आस, आनी, इन, आइन आदि आते हैं वे सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। जिनके अंत में ये सारी आते हैं, ये सारे शब्दांश आते हैं, कौन कौन से? ई, आवड़ता, आहट, आस, आनी, इन, आइन आदि आते हैं। तो चलिए उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। ई वाले कौन से हैं? ई वाले नदी, बोली, हंसी, खेती, टोपी, नाली आदि। आवट सजावट, बनावट, गिरावट, थकावट आदि। ता मित्रता, शत्रुता, सुंदरता, कुरूपता, लघुता आदि। आहट चिकनाहट, घबराहट, मुस्कुराहट, चिल्लाहट आदि। नेक्स्ट है आस वाले। आस वाले कौन से बनेंगे? खटास, मिठास, प्यास, भड़ास आदि। आनी खिसियानी, भवानी आदि। इन मालिन, ग्वालिन, धोबिन, पुजारिन आदि। आइन पंडिताइन, ठकुराइन, चौधराइन, ललाइन आदि। ये सारे शब्द हमेशा स्त्रीलिंग में रहते हैं। इसके अलावा बोली, लिपि, नक्षत्र, नदी, तिथि, भाषा आदि के नाम सदैव स्त्रीलिंग में रहते हैं। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं हम इसे। बोलियों के नाम है पहाड़ी, राजस्थानी, खड़ी बोली, अवधी, हरियाणवी आदि। लिपियों के नाम देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी आदि। नक्षत्रों के नाम अश्विनी, चित्रा, रोहिणी, भरणी आदि। नदियों के नाम गंगा, यमुना, कावेरी, गोदावरी, कोसी, सिंधु आदि। तिथियों के नाम पूर्णिमा, अमावस्या, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, त्रयोदशी आदि। और भाषाओं के नाम है हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, पंजाबी, मराठी, बंगला आदि। ये सभी हमेशा स्त्रीलिंग में रहते हैं। हिंदी भाषा में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे कुछ हिंदी भाषा में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है या तो वो हमेशा स्त्रीलिंग में रहेंगे या फिर वो हमेशा पुल्लिंग में रहेंगे। तो नीचे हैं वो शब्द, पढ़ते हैं उनको जो पुल्लिंग में रहने वाले हैं। तोता, भालू, मगरमच्छ, पशु, पक्षी, गैंडा, खरगोश, मच्छर आदि। ये हमेशा पुल्लिंग में रहते हैं। और स्त्रीलिंग में कौन से रहते हैं? कोयल, मक्खी, मछली, छिपकली, चील, मैना, गिलहरी आदि। ये हमेशा स्त्रीलिंग में रहते हैं। तो हम क्या करेंगे? अगर ये हमेशा या तो स्त्रीलिंग में रहते हैं या फिर पुल्लिंग में रहते हैं, अगर हमें इनका लिंग बदलना हो तो हम क्या करेंगे? तो ये विशेष है, इसमें हम क्या करते हैं? ऐसे शब्दों में पुल्लिंग स्त्रीलिंग बनाते समय क्रमशः नर मादा शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर हम कोयल, क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है, अगर हम उसको पुल्लिंग बना रहे तो नर कोयल, मादा कोयल ऐसे लिखे। सारों में इसी प्रकार से होता है, जैसे तोता में नर तोता, मादा तोता। ठीक है। कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जो पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों रूपों में समान रूप से प्रयोग होते हैं। जैसे डॉक्टर, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, पंच, पत्रकार, मैनेजर आदि। कुछ ऐसे संज्ञा शब्द भी होते हैं जो स्त्रीलिंग में और पुल्लिंग में दोनों में समान रूप से चलते हैं, उनमें कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे डॉक्टर, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, पंच और पत्रकार आदि ऐसे ही शब्द हैं। उदाहरण है डॉक्टर सौरभ शर्मा कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं। आगे डॉक्टर आरुषि शर्मा स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। नेक्स्ट है श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की पूर्व प्रधानमंत्री थी। श्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो हमने देखा, चाहे हम स्त्रीलिंग का प्रयोग कर रहे हैं चाहे हम पुल्लिंग का प्रयोग करें, दोनों में ये शब्द समान हैं। कुछ इकारांत तत्सम शब्द प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे कुछ इकारांत यानी कि जिनका अंत, जो अंत होती है यानी कि जो उनकी अंत ध्वनि होती है वो ई पर होती है, तो ऐसे शब्द स्त्रीलिंग होते हैं ज्यादातर। जैसे भक्ति, शक्ति, मुक्ति, जाति, अग्नि, रुचि आदि। कुछ आकारांत तत्सम शब्द प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे आ से समाप्त होने वाले यानी कि आ की ध्वनि के साथ समाप्त होने वाले शब्द भी स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे दया, कृपा, अहिंसा, परीक्षा, आशा, दीक्षा, छाया, महत्ता, रोचकता आदि। कुछ उकारांत तत्सम शब्द प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। कुछ उकारण यानी कि ऊ की ध्वनि के साथ समाप्त होने वाले शब्द भी स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे आयु, वायु, ऋतु आदि। ये सारे थे हमारे स्त्रीलिंग शब्द। लिंग पहचान की सरल विधि। अब हम सरलता से किस प्रकार से लिंग की पहचान करेंगे उसके बारे में पढ़ते हैं। जिस संज्ञा शब्द का लिंग ज्ञात करना हो उसे बहुवचन में बदलिए। बहुवचन में बदलने पर यदि उस शब्द के बहुवचन के रूप के अंत में ए अथवा या
आए तो वह शब्द स्त्रीलिंग होगा, अन्यथा पुल्लिंग होगा। जैसे अगर हमें लिंग की पहचान करनी है और बहुत सरलता से करनी है तो जो भी शब्द दिया हो उसका बहुवचन बनाएं, और अगर बहुवचन बनाने पर लास्ट में ए यानी कि चंद्र बिंदु के साथ वाला ए या फिर यहाँ ऊपर चंद्र बिंदु लगाए ये आते हैं तो वो शब्द स्त्रीलिंग होता है, अन्यथा पुल्लिंग होता है। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर 3 कॉलम है, एक में शब्द लिखे हैं, दूसरे में बहुवचन बनाकर दिखाया और तीसरे में लिंग बताया गया है। जैसे खिड़की, खिड़कियां, तो यहाँ आ रहा है अंत में तो स्त्रीलिंग होगा। पुस्तक, पुस्तकें, ए आ रहा है तो स्त्रीलिंग होगा। रात, राते, ए आ रहा है चंद्र बिंदु वाला तो स्त्रीलिंग होगा। घोड़ा, घोड़े, ए आ रहा है, ए ही नहीं आ रहा तो ये पुल्लिंग हो जाएगा। इस प्रकार से भी हम लिंग की पहचान कर सकते हैं। और हैं कुछ शब्द जैसे मिठाई, मिठाइयाँ, यहाँ आ रहा है स्त्रीलिंग। गुड़िया, गुड़िया, यहाँ स्त्रीलिंग। कुर्ता, कुर्ते, ए आ रहा है केवल तो पुल्लिंग हो जाएगा। झंडा, झंडे, ए आ रहा है तो पुल्लिंग हो जाएगा। लिंग परिवर्तन, लिंग परिवर्तन किस प्रकार से करते हैं? कई बार हमें लिंग परिवर्तन करना पड़ता है व्याकरण में, तो किस प्रकार से करेंगे उसको उदाहरणों के माध्यम से समझाए हुए। तो चलिए पढ़ते हैं। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ नियम होते हैं जिनके आधार पर हम पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर सकते हैं। लिंग परिवर्तन के नियम निम्न प्रकार हैं। तो कुछ नियम है व्याकरण में कि पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में कैसे बदला जाए। तो चलिए पढ़ते हैं। अंत में आए अ को आ में बदलकर, अगर अंत में अ आ रहा है और उसको हम आ में बदल दे तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग में हो जाता है। तो किस प्रकार से होगा तो चलिए देखते हैं। जैसे अनुज, यहाँ पे 2 कॉलम है, एक में पुल्लिंग है और दूसरे में स्त्रीलिंग बनाया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं। अनुज, अनुजा, अग्रज, अग्रजा, आचार्य, आचार्या, पूज्य, पूज्या, महोदय, महोदया, वृद्ध, वृद्धा। तो इसमें हमने आ को आ में बदला। अंत में नी लगाकर भी बनता है स्त्रीलिंग। शेर, शेरनी, मोर, मोरनी, भील, भीलनी, जाट, जाटनी, सरदार, सरदारनी और रीछ, रीछनी। अब है आनी या फिर हम आड़ी ये जोड़ देते हैं पुल्लिंग शब्दों में तो हमारा स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे भव, भवानी, नौकर, नौकरानी, जेठ, जेठानी, सेठ, सेठानी, देवर, देवरानी, राजपूत, राजपुतानी। नेक्स्ट है अंत में ई को इनी में बदलकर, अंत में अगर शब्द में ई आ रहा है बड़ा वाला ई और उसको हम इनी में कर दें तो भी पुल्लिंग का स्त्रीलिंग हो जाता है। जैसे तपस्वी, तपस्विनी, यशस्वी, यशस्विनी, हंस, हंसिनी, अभिमान, अभिमानिनी, स्वामी, स्वामिनी, हाथी, हथिनी। तो ये देखा हमने ई को इनी में बदल दिया। मान और बान को मती और वती में बदलकर, अगर शब्द के अंत में मान लगा है तो हम उसको मती कर देंगे और वान लगा है तो उसको वती कर देते हैं और स्त्रीलिंग बना लेते हैं। जैसे श्रीमान, श्रीमती, गुणवान, गुणवती, बुद्धिमान, बुद्धिमती, रूपवान, रूपवती, शक्तिमान, शक्तिमती, सत्यवान, सत्यवती। इस प्रकार से भी स्त्रीलिंग बनते हैं। आगे है अंतिम आ को ई में बदलकर, अंत में या तो आए या फिर आए उसको ई में बदल देंगे हम। जैसे घोड़ा, घोड़ी, मुर्गा, मुर्गी, नाना, नानी, बकरा, बकरी, देव, देवी, पुत्र, पुत्री। अब है अ को इया में बदलकर, अंत में किसी भी शब्द के अंत में अ या फिर आए उसको इया कर देते हैं। जैसे बेटा, बिटिया, लोटा, लुटिया, बूढ़ा, बुढ़िया, डिब्बा, डिबिया, चूहा, चूहिया, बछड़ा, बछिया। अक को इका में बदलकर, अगर किसी के शब्द के अंत में अक आ रहा है तो हम उसको बदलकर इका कर देते हैं तो भी स्त्रीलिंग शब्दों की रचना हो जाती है। जैसे सेवक, सेविका, नायक, नायिका, बालक, बालिका, गायक, गायिका, पाठक, पाठिका और याचक, याचिका। नेक्स्ट है अंत में इन जोड़कर, अगर हम शब्दों के अंत में इन लगा दें तो भी स्त्रीलिंग बनते हैं। कुम्हार, कुम्हारिन, कुहार, कुहारिन, माली, मालिन, नाग, नागिन, सुनार, सुनारिन, तेल, तेलिन। पुल्लिंग शब्दों के अंत में आए ता के स्थान पर त्रि लगाकर, अगर अंत में ता आ रहा है उसके स्थान पर अगर हम त्रि लगा देते हैं तो भी इन शब्दों की हम रचना कर सकते हैं। किन शब्दों की? स्त्रीलिंग शब्दों की। जैसे अभिनेता, अभिनेत्री,
कर्ता कर्त्री, नेता नेत्री, धाता धात्री, भर्ता भर्तृ, रचयिता रचयित्री। अब है कुछ पुल्लिंग शब्दों के पूर्व मादा शब्द लगाकर स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं। अगर पुल्लिंग शब्द है और हम उस पर ऐसी चीज नहीं कर पा रहे हैं, कोई मात्रा को बदलकर या कोई प्रत्यय लगाकर, तो हम क्या कर देते हैं, उसके पूर्व में मादा लगाकर भी कुछ स्त्रीलिंग शब्दों की रचना करते हैं। जैसे तोता मादा तोता, खरगोश मादा खरगोश, मच्छर मादा मच्छर, खटमल मादा खटमल, उल्लू मादा उल्लू और भेड़िया मादा भेड़िया। कुछ पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग शब्द बिल्कुल भिन्न होते हैं। कुछ ऐसे पुल्लिंग शब्द भी होते हैं कि जब हम उनके स्त्रीलिंग बनाएंगे तो वो बिल्कुल अलग बनते हैं। जैसे बैल गाय, पिता माता, बिलाव बिल्ली, बेटा बहू, नर मादा, आदमी औरत। तो यहाँ पर हमने बच्चों विस्तार पूर्वक जाना है लिंग के बारे में, जो कि संज्ञा का एक विकार है। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं, जो कि है अब बताइए में से। तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं और करने की कोशिश करते हैं। सही विकल्प वाले गोले को रंगिए। तो बच्चों इस प्रश्न में 4 विकल्प हैं, 3 विकल्प गलत है, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है और उसके आगे गोले को रंग देना है। तो चलिए कर लेते हैं। सबसे पहला पढ़ेंगे, संज्ञा के विकारी तत्व हैं। संज्ञा के विकारी तत्व हैं कौन कौन से? लिंग, वचन, कारक, ये सभी। तो ये सभी हमारी संज्ञा के क्या हैं? विकारी तत्व हैं। तो डी सही हो जाएगा, लगाएंगे डी विकल्प वाले गोले पर। नेक्स्ट है, पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? वचन, लिंग, कारक या फिर काल। तो उन्हें लिंग कहा जाता है, बी। बी हो जाएगा लिंग। जो शब्द स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराएं वो होते हैं लिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द उभयलिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग। तो वो कहलाते हैं पुल्लिंग। लगाएंगे पुल्लिंग पर, लगाएंगे सी विकल्प पर। नेक्स्ट है, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, उभयलिंग, स्त्रीलिंग। तो स्त्री जाति का बोध कराने वाले स्त्रीलिंग। नंबर डी हमारा विकल्प है इसमें स्त्रीलिंग, वो हो जाएगा बिल्कुल सही। लगा लेंगे हम नंबर डी पर। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा में किस लिंग को सम्मिलित नहीं किया जाता? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, सभी गलत। तो हिंदी भाषा में नपुंसकलिंग को सम्मिलित नहीं किया जाता। सी विकल्प बिल्कुल सही है, लगाएंगे सी विकल्प पर। नेक्स्ट है, वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन शब्दों के लिंग लिखिए। तो वाक्यों में जो प्रयुक्त रंगीन शब्द आए हैं बच्चों, हमें उसके लिंग बताने हैं। तो चलिए कर लेते हैं कि क्या है उनके लिंग। पहला है, अध्यापक हिंदी पढ़ा रहे हैं। तो अध्यापक हिंदी पढ़ा रहे हैं तो क्या हो जाएगा? ये है पुल्लिंग, लिखेंगे। पुल्लिंग। दीदी बाजार गई है, तो दीदी स्त्रीलिंग। नेक्स्ट है, मेरी कुर्सी टूट गई है। तो कुर्सी क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। नेक्स्ट है, हरा पेड़ अब सूख गया है। तो पेड़ में बताना है, पेड़ है पुल्लिंग। लिंग संबंधी अशुद्धियां ठीक कर वाक्य पुनः लिखिए। तो बच्चों जो नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं उनमें लिंग संबंधी अशुद्धियां हैं, हमें उन्हें सही करना है और वाक्य को फिर से लिखना है। तो चलिए करते हैं। लक्ष्मीबाई एक वीर थी। तो क्या थी लक्ष्मीबाई? लिखेंगे वीर का स्त्रीलिंग क्या हो जाता है? वीरांगना। लक्ष्मीबाई एक वीरांगना थी। जैसे बुढ़ापा इंसान को खा जाती है। तो क्या हो जाएगा? बुढ़ापा इंसान को खा जाता है। तो लिखेंगे
बुढ़ापा, इंसान को खा जाता है। अभिनेत्री को नायक कहते हैं, तो अभिनेत्री को नायक नहीं कहते, क्या कहते हैं, नायिका। नायक की जगह क्या हो जाएगा, नायिका। अभिनेत्री को नायिका नायिका कहते हैं। महादेवी वर्मा श्रेष्ठ कवि थी, तो कवि का कवित्री, तो आ जाएगा महादेवी वर्मा श्रेष्ठ कवि का हो जाएगा कवित्री, कवित्री थी। तो बच्चों, इस पाठ के अंतर्गत हमने जाना लिंग के बारे में और अच्छी प्रकार से हमने इसके अभ्यास कार्य को भी पूर्ण कर लिया है। तो अब आगे बढ़ते हैं संज्ञा के अगले विकार जो कि है वचन, उसके विषय में विस्तार पूर्वक। वचन, तो हम वचन कहते हैं उन शब्दों को जो हमें बोध कराते हैं किसी भी वस्तु की, व्यक्ति की, प्राणी की संख्या का, कि वो वस्तु, प्राणी या कुछ भी चीज एक में है, यानी कि एक संख्या में या फिर एक से अधिक संख्या में है। और वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो चलिए अब हम इसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। वाक्य में प्रयोग होने पर संज्ञा शब्द का रूप वचन के कारण भी बदल जाता है। जैसे बच्चा खेल रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, गाय घास खा रही है, गाय घास खा रही है, चिड़िया उड़ रही है, चिड़िया उड़ रही हैं। तो आपने देखा कि उपर्युक्त रंगीन शब्दों में वचन के कारण विकार आ गया है, क्योंकि बच्चा, गाय तथा चिड़िया शब्द अपनी संख्या एक बता रहे हैं, जबकि बच्चे, गाय तथा चिड़िया शब्द अपनी संख्या एक से अधिक अर्थात अनेक बता रहे हैं। एक अनेक का बोध कराने वाले शब्द के रूप को व्याकरण में वचन कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शब्द के जिस रूप से उसके एक अथवा अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। तो हमने यहाँ पर उदाहरणों के माध्यम से देखा कि किस प्रकार से बच्चा खेल रहा है और बच्चे खेल रहे हैं में अंतर है। जैसे, क्योंकि बच्चा क्या है, वो एक संज्ञा शब्द है। जब हम एक वचन से उसको बहुवचन में कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, उसके कारण पूरे वाक्य में परिवर्तन आ रहे हैं और संज्ञा में भी बदलाव हो रहा है। वचन के कारण बदलाव हो रहा है, जैसे ही वचन बदल रहा है वैसे ही संज्ञा शब्द में बदलाव हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। गाय का अगर हम वचन बदल रहे हैं, बहुवचन कर रहे हैं, तो गाय संज्ञा शब्द बदल रहा है। चिड़िया का चिड़िया एक वचन से बहुवचन में जैसे ही परिवर्तन होता है तो क्या होता है, वो संज्ञा में तो परिवर्तन कर ही रहा है, साथ ही साथ पूरे वाक्य को भी बदल रहा है। यही होता है वचन के कारण जो संज्ञा में विकार उत्पन्न होता है। और हम जानते ही हैं कि शब्द रूप के जिस रूप से एक अथवा अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। और हम अब वचन के भेदों के बारे में जानते हैं। हिंदी में वचन के दो भेद होते हैं। हिंदी भाषा में वचन के दो भेद, एक वचन और बहुवचन। लेकिन संस्कृत भाषा में वचन के तीन भेद होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो सबसे पहले हम एक वचन के बारे में पढ़ लेते हैं। शब्द के जिस रूप से एक वस्तु, व्यक्ति अथवा प्राणी का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे पत्ता गिर रहा है, संतरा मीठा है, हाथी गन्ना खा रहा है। शब्द का ऐसा रूप जो हमें उसकी एक संख्या का बोध कराए, चाहे वो वस्तु हो, व्यक्ति हो या प्राणी हो, वो एक वचन कहलाता है। यहाँ पर हमने देखा उदाहरणों में कि पत्ता गिर रहा है, संतरा मीठा है, हाथी गन्ना खा रहा है, तभी हमें एक वस्तु का बोध करा रहे, तो ये एक वचन है। तो इन वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन शब्दों पत्ता, संतरा और गन्ना से एक वस्तु अथवा प्राणी का बोध हो रहा है, अतः ये सभी संज्ञा शब्द एक वचन हैं। नेक्स्ट है बहुवचन। अब बहुवचन के बारे में जान लेते हैं। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक वस्तुओं, व्यक्तियों तथा प्राणियों का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। ऐसे शब्द जो किसी भी प्राणी, वस्तु अथवा व्यक्ति
कि एक से अधिक संख्या का बोध कराते हैं। बहुवचन होता है, जैसे उदाहरण, पत्ते गिर रहे हैं, संतरे मीठे हैं, हाथी गन्ने खा रहे हैं। इन वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन शब्दों पत्ते, संतरे और गन्ने से उनकी संख्या एक से अधिक अर्थात अनेक का बोध हो रहा है, अतः ये सभी संज्ञा शब्द बहुवचन है। तो उदाहरणों में हमने देखा पत्ते, संतरे और गन्ने, ये हमें एक से अधिक संख्या का बोध करा रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग है। अब हम वचन की पहचान किस प्रकार से करेंगे ये जानते हैं। वचन की पहचान मुख्य रूप से दो प्रकार से की जाती है, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्दों द्वारा, क्रियापदों द्वारा। दो प्रकार से हम वचन की पहचान करते हैं, एक तो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के द्वारा करते हैं और दूसरा क्रिया के द्वारा करते हैं, क्रियापदों के द्वारा। तो सबसे पहले पढ़ते हैं संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के द्वारा, शब्दों के द्वारा हम वचन की पहचान किस प्रकार करेंगे। वाक्यों में प्रयुक्त संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्दों द्वारा एक वचन और बहुवचन होने का बोध होता है। वाक्यों में जो भी संज्ञा सर्वनाम या विशेषण शब्द आते हैं उनके द्वारा हम वचन की पहचान कर सकते हैं। जैसे लड़की गाना गा रही है, तो यहाँ पर लड़की संज्ञा एक वचन, लड़की, हम लड़की बोल रहे तो हमें पता चल रहा है कि एक लड़की है, इसके द्वारा हमें संज्ञा के द्वारा पता चल रहा है। लड़कियां गाना गा रही हैं, तो लड़कियां, ये भी संज्ञा है और ये बहुवचन रूप है, तो ये बहुवचन हो जाएगा। यह कमीज सुंदर है, यह सर्वनाम, सर्वनाम शब्द है, एक वचन है। कमीज संज्ञा है और एक वचन है। ये कमीजें सुंदर हैं, ये सर्वनाम शब्द है और कमीजें बहुवचन है, कमीजें बहुवचन है और वो संज्ञा शब्द है। मंदिर में मीठा फल चढ़ाना चाहिए, मीठा, मीठा क्या है, विशेषण है और एक वचन है। और अगर हम इसे मीठे कर दें, मंदिर में मीठे फल चढ़ाने चाहिए, तो मीठे विशेषण है और बहुवचन है। इसके द्वारा हम वचन की पहचान कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्रियापदों के द्वारा। क्रियापदों के द्वारा भी वचन की पहचान होती है। कभी कभी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्दों से वचन का बोध न होकर वाक्य में प्रयुक्त क्रियापदों से एक वचन और बहुवचन का बोध होता है। जैसे कई बार हम शब्द से नहीं पता चला पाते कि संज्ञा विशेषण से भी नहीं हम पता कर पाते, तब हम क्रियापदों के द्वारा वचन की पहचान करते हैं। जैसे पुजारी पूजा कर रहा है, पुजारी पूजा कर रहे हैं, तो कर रहा है आ रहा है क्रियापद, तो एक वचन है, और कर रही हैं यानी कि बहुवचन है। फूल खिल रहा है, फूल खिल रहे हैं। इन वाक्यों में आए संज्ञा शब्दों पुजारी और फूल से वचन की पहचान न होकर वाक्यों में प्रयुक्त क्रियापदों पूजा कर रहा है, खिल रहा है से एक वचन का बोध हो रहा है। और दूसरे में संज्ञा शब्दों पुजारी और फूल से वचन की पहचान न होकर वाक्यों में प्रयुक्त क्रियापदों पूजा कर रहे हैं, खिल रहे हैं से बहुवचन का बोध हो रहा है। तो बहुत बार हम संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से वचन की पहचान करते हैं और बहुत बार हम क्रिया के पदों के द्वारा वचन की पहचान करते हैं। क्या आप जानते हैं कुछ संज्ञा शब्दों का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है, जैसे आकाश, जनता, वर्षा, पानी, छाया, हवा, आग, प्रजा, सत्य आदि। तो ये शब्द हमेशा एक वचन में आते हैं। जैसे उदाहरण है, नेता का चयन जनता द्वारा किया गया, उस पेड़ के नीचे घनी छाया है, आज बहुत गर्म हवा चल रही है, गांधी जी सत्य के पुजारी थे। तो अगर जैसे हमने देखा कि जनता, हवा, छाया और सत्य ये सभी एक वचन में प्रयोग होंगे, चाहे वो कहीं पर भी आए। कुछ संज्ञा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं, जैसे प्राण, बाल, होश, हस्ताक्षर, दर्शन, आंसू, दाम, समाचार आदि। तो ये वाले शब्द हमेशा बहुवचन में आते हैं। जैसे शेर को देखकर अमन के होश उड़ गए, आजकल तेल के दाम बढ़ गए हैं, दर्दनाक दृश्य को देखकर मेरे प्राण निकल गए, मेरे बाल बहुत टूट रहे हैं। तो ये वाले जो हमारे शब्द होते हैं हमेशा बहुवचन में आते हैं। इसके अलावा आदर अथवा सम्मान का भाव प्रकट करने के लिए एक वचन शब्दों का बहुवचन रूप में प्रयोग किया जाता है। अगर हम किसी भी व्यक्ति को आदर दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, तो हमेशा जो एक वचन होगा वो बहुवचन में प्रयोग होगा। जैसे मेरी दादी जी नागपुर गई हैं, गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, गुरुजी मुझे हिंदी पढ़ाते हैं, श्री जयशंकर प्रसाद हिंदी के प्रख्यात लेखक थे। तो हमने देखा यहाँ पर एक व्यक्ति ही है, लेकिन हम उसको सम्मान देने के लिए उसका बहुवचन में प्रयोग कर रहे हैं। हम ये नहीं कहेंगे कभी मेरी दादी जी नागपुर गई है, गई हैं,
गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, तो हम सम्मान देने में हमेशा बहुवचन लगाते हैं। द्रव्यवाचक, भाववाचक तथा व्यक्तिवाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती हैं। तो ये तीनों संज्ञाएं हमेशा एक वचन में आएंगी, जैसे पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। विराट कोहली अच्छा क्रिकेटर है। चांदी काली पड़ जाती है, चीनी आजकल बहुत महंगी हो गई है। तो ये वाली प्रकार की जब भी संज्ञाएं आएंगी वो हमेशा एक वचन में होंगी। अपना बड़प्पन दर्शाने के लिए कुछ लोग मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करते हैं। तो कुछ लोग अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, अपना बड़प्पन दिखाने के लिए वो अपने आप को मैं ना कहकर हम कहते हैं, यानी कि मैं का हम क्या हो गया, बहुवचन रूप हो गया। जैसे मंत्री जी ने कहा हम उत्तर प्रदेश की कायापलट करने का भरसक प्रयास करेंगे। पुलिस आयुक्त ने कहा हम नक्सलवाद को मिटाकर ही दम लेंगे। तो हमने यहाँ पे देखा कि मैं की जगह हम का प्रयोग है, जो कि बहुवचन है। वचन परिवर्तन, अब हम वचनों में परिवर्तन किस प्रकार से कर सकते हैं वो दिया गया है। एक वचन को बहुवचन में तथा बहुवचन को एक वचन में बदलना वचन परिवर्तन कहलाता है। वचन परिवर्तन के कुछ नियम हैं जिनके आधार पर वचन परिवर्तित करना आसान रहता है। वचन परिवर्तन के कुछ प्रमुख नियम निम्नलिखित प्रकार हैं। तो जब भी हम एक वचन को बहुवचन में बदलें और बहुवचन को एक वचन में बदलें तो उसके लिए हमें कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है, और वो नियम इस प्रकार से है कि किस प्रकार से हम वचन परिवर्तन करें। सबसे पहले आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में आए आ को ए में बदलकर, अगर शब्द के अंत में आ रहा है उस आ को अगर हम ए में बदल दें तो क्या हो जाएगा, एक वचन बहुवचन में हो जाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं कि किस प्रकार से करेंगे। तो चलिए पढ़ लेते हैं। दो कॉलम है, एक में एक वचन और दूसरे में उसका बहुवचन बनाकर दिखाया गया है। तो सबसे पहले है कुत्ता कुत्ते, रास्ता रास्ते, कपड़ा कपड़े, घड़ा घड़े, पंखा पंखे, नाला नाले, बूढ़ा बूढ़े, बस्ता बस्ते, चेला चेले, लड़का लड़के, गन्ना गन्ने, पपीता पपीते, तकिया तकिए, तारा तारे, बेटा बेटे। तो यहाँ पर हमने अंत में आए आ के स्थान पर एक का प्रयोग करके बहुवचन बनाए हैं। नेक्स्ट है आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आ को ए में बदलकर, अगर आकारांत है यानी कि अंत में स्त्रीलिंग शब्द है और अंत में आ रहा है तो उसको ए में बदल देंगे। तो कैसे, पुस्तक पुस्तकें, अदालत अदालतें, आंख आंखें, दीवार दीवारें, बात बातें, मशीन मशीनें, मेज मेजें, फौज फौजें, चीज चीजें, कलम कलमें, सड़क सड़कें, सलवार सलवारें। अब है आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए लगाकर, आकारांत यानी कि आ पर खत्म होने वाले स्त्रीलिंग शब्द हैं उसमें ए लगा देंगे। कैसे, कथा कथाएं, प्रथा प्रथाएं, कविता कविताएं, कन्या कन्याएं, भाषा भाषाएं, माला मालाएं, कला कलाएं, अध्यापिका अध्यापिकाएं, माता माताएं। नेक्स्ट है इकारांत और इकारांत स्त्रीलिंग के अंत में या तथा इया जोड़कर, या तो हमारा शब्द ई पर खत्म हो रहा है या फिर ई पर खत्म हो रहा है तो उसके अंत में या तो हम या लगा देंगे और या फिर इया लगा दे। तो हम क्या कर सकते हैं, एक वचन को बहुवचन कर सकते हैं। जैसे नदी नदियां, स्त्री स्त्रियां, मक्खी मक्खियां। नेक्स्ट है मछली मछलियां, थाली थालियां, खिड़की खिड़कियां, तिथि तिथियां, नीति नीतियां, रीति रीतियां, कली कलियां, नाली नालियां, विधि विधियां। या के अंत वाले स्त्रीलिंग शब्दों में आए या को या में बदलकर, अगर ऐसे शब्द है स्त्रीलिंग वाले जिसके अंत में या आ रहा है उसको अगर हम या में बदल दें तो हमारा एक वचन बहुवचन हो जाता है। जैसे कुटिया कुटिया, चुहिया चुहिया, गुड़िया गुड़िया, डिबिया डिबिया, चिड़िया चिड़िया, बुढ़िया बुढ़िया। उकारांत और उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आए ऊ के स्थान पर ए जोड़कर, अगर उकारांत है चाहे वो ऊ से हो चाहे वो ऊ से हो, स्त्रीलिंग है उसके अंत में अगर हम ए लगा दें, जैसे वस्तु वस्तुएं, धेनु धेनुएं, ऋतु ऋतुएं, जू जुएं, वधु वधुएं, बहु बहुएं। तो ये भी हमारे बहुवचन हो जाते हैं। एक वचन शब्दों के अंत में गण जन वृंद वर्ग लोग जोड़कर, एक वचन वाले शब्द हैं उसका हम बहुवचन कर रहे हैं तो उनके अंत में कुछ ऐसे शब्द होते हैं कि उसमें गण जन वृंद और वर्ग
लोग जोड़ा जाता है और वो बहुवचन बन जाते हैं। जैसे अध्यापक का अध्यापक गण, शिक्षक शिक्षक गण, अतिथि अतिथि गण, प्रिय प्रिय जन, छात्र छात्र गण, पाठक पाठक गण। तो हमने देखा कि किस प्रकार से हम एक वचन को बहुवचन में परिवर्तित करते हैं। आगे पढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं कुछ संबंध सूचक संज्ञाएं दोनों वचनों में समान रहती हैं, जैसे मामा नाना, चाचा काका दादा आदि। कुछ ऐसी संबंध बताने वाली संज्ञाएं होती हैं जो एक वचन और बहुवचन दोनों में समान रहती हैं, जैसे मामा नाना चाचा काका दादा आदि। कुछ शब्द एक वचन और बहुवचन में सदैव ही समान रहते हैं, कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो एक वचन और बहुवचन में बिल्कुल समान रहते हैं, जैसे हाथी घर आज कुल दूध पानी घी तेल चाय आदि। जिन शब्दों के अंत में जाति सेना या दल शब्द प्रयोग होते हैं उनका प्रयोग सदैव एक वचन में किया जाता है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसमें जाति आय सेना या दल ये शब्द आएंगे, वो हमेशा एक वचन में रहेंगे। जैसे आज स्त्री जाति जाग उठी है, पर्वतारोहियों का दल एवरेस्ट पर पहुंच गया, वानर सेना ने लंका का विध्वंस किया, आजकल टिड्डी दल फसलों को नष्ट कर रहा है। गाय भैंस भेड़ बकरी जैसे शब्द युग्मों का बहुवचन बनाने के लिए अंतिम शब्द में परिवर्तन होता है, दोनों में नहीं। जैसे अगर हम गाय भैंस एक साथ आ रहे हैं, कोई युग्म आ रहा है शब्द युग्म, तो हम जो दूसरा वाला शब्द है उसमें ही बहुवचन करेंगे, पहले वाले को ऐसा ही रहने देंगे। जैसे गाय भैंसे तालाब में नहा रही हैं तो हमने सिर्फ भैंसे में चेंज किया। भेड़ बकरियां पहाड़ी पर चढ़ रही हैं, तो भेड़ ऐसा ही रहेगा, बकरियां बकरी का बकरियां हो जाए, पहाड़ी पर चढ़ रही थी। तो बच्चों हमने पाठ के माध्यम से जाना कि वचन क्या होता है, उसके कितने भेद होते हैं और उसमें किस प्रकार से परिवर्तन होता है। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं, जो कि है अब बताइए में से। पहला प्रश्न पढ़ते हैं और इसे करने की कोशिश करते हैं। पहला है सही विकल्प वाले गोले को रंगिए। तो बच्चों प्रश्न में 4 विकल्प हैं, 3 विकल्प गलत हैं और 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है और उसके आगे गोले को रंग देना है। तो चलिए कर लेते हैं। शब्द के जिस रूप में एक अथवा अनेक का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वचन, लिंग, कारक, काल। तो उसे हम कहते हैं वचन। तो हमारा हो जाएगा ए विकल्प सही, तो ए विकल्प वाले गोले पर कर देते हैं। एक वस्तु व्यक्ति अथवा प्राणी का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द क्या कहलाते हैं? द्विवचन, एक वचन, बहुवचन, ये सभी गलत है, तो वो एक वचन कहलाते हैं। बी विकल्प हमारा सही हो जाएगा, लगाएंगे बी विकल्प पर। नेक्स्ट है अनेक वस्तु व्यक्ति अथवा प्राणी का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द क्या कहलाते हैं? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, क्रिया। तो वो कहलाते हैं बहुवचन। सी विकल्प इसमें हमारा सही हो जाएगा, सी विकल्प वाले कोने पर लगा देंगे। वचन की पहचान किसके द्वारा नहीं की जा सकती? संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द, विशेषण शब्द या फिर कारक शब्द। तो वचन की पहचान हम कारक के द्वारा नहीं कर सकते, तो डी विकल्प हमारा सही है, लगाएंगे डी विकल्प पर, कारक शब्द के द्वारा कभी भी हम वचन की पहचान नहीं कर सकते। नेक्स्ट है किस प्रकार की संज्ञाओं का प्रयोग बहुवचन रूप में नहीं किया जा सकता? भाववाचक, द्रव्यवाचक, दोनों सही दोनों गलत। तो भाववाचक और द्रव्यवाचक का प्रयोग कभी भी बहुवचन में नहीं होता, तो सी विकल्प है, दोनों सही। तो लगाएंगे सी विकल्प पर, जो कि है हमारा दोनों सही। नेक्स्ट है एक वचन रूप लिखिए। तो यहाँ पर बच्चों कुछ शब्द दिए गए हैं बहुवचन रूप में, हमें उनको एक वचन रूप में बदलना है और फिर लिख देना है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहला है सरिताएं। सरिताएं क्या हो जाएगा? सरिता, घड़े, घड़ा, राते, रात, रात, कलियां, कली। नेक्स्ट है पूड़ियां, तो हो जाएगा पूड़ी, मशीनें, मशीन, नाले, नाला, लेखिकाएं, लेखिका, मकड़ियां, मकड़ी। बहुवचन रूप लिखिए। तो नीचे कुछ शब्द हैं एक वचन में है, उनका बहुवचन रूप लिखना है। तो चलिए करते हैं। अदालत,
क्या हो जाएगा? अदालतें, पपीता, पपीते, परीक्षा, परीक्षाएं, कुटिया, कुटियां, तकिया, तकिए, अतिथि, अतिथि गण। अगला प्रश्न करते हैं, वचन बदलकर लिखिए। तो यहाँ पर बच्चों कुछ वचन दिए गए, यानी कि कुछ शब्द दिए गए हैं जो या तो एक वचन में या फिर बहुवचन में, हमें उनका वचन परिवर्तन करना और उन शब्दों को लिखना है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहला है महिलाएं। तो महिलाएं का अगर हम वचन परिवर्तन करते हैं तो क्या बन गया? महिला। पत्तियां, पत्ती, पलक, पलके, पुस्तिकाएं, पुस्तिकाएं, पुस्तिका, देवी, देवी का क्या हो जाएगा? देवियां। बुढ़िया हो जाएगा? बुढ़िया का बुढ़िया। नेक्स्ट है कर्मचारी वर्ग। कर्मचारी, कर्मचारी। ऋतु, ऋतुए, ऋतुए। नेक्स्ट है कवि। तो कवि में बहुवचन बनाते समय हम लगाते हैं कवि वृंद। तो बच्चों हमने इस पाठ के माध्यम से जाना वचन के विषय में। आपको पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम आगे करते हैं इसी में संज्ञा के अगले विकार के बारे में चर्चा, जो कि है कारक। पढ़ते हैं कारक के विषय में कि कारक क्या होते हैं। संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप और कार्य से उसका संबंध वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से जाना जाए उसे कारक कहते हैं। तो कारक ऐसे शब्द होते हैं जो कि संज्ञा और सर्वनाम का संबंध क्रिया से जोड़ते हैं। तो नीचे वाक्य दिए गए हैं, उनको हम ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं और जानते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। हर्ष ने छड़ी से कुत्ता मारा, नेहा ने अपने भाई को बोलना सिखाया, आम पेड़ से गिर गया, बंदर पेड़ पर चढ़ गया, अमित का विद्यालय उधर है, जय अपनी बहन के लिए चीकू लाया। उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त शब्द ने, से, को, पर, का के लिए वाक्य में आए संज्ञा या सर्वनाम शब्द का क्रिया से संबंध बता रहे हैं। ये शब्द कारक चिन्ह या प्रस्तक कहलाते हैं। तो हमने देखा कि ऊपर जो छोटे छोटे से शब्दांश है जो कि रंगीन में लिख रखे हैं, रंगीन अक्षरों में लिखे हुए हैं, जैसे ने, से, को, पर, तथा के लिए, ये क्या कर रहे हैं? या तो संज्ञा या फिर सर्वनाम का संबंध क्रिया के साथ जोड़ रहे हैं। तो इन्हीं को कारक चिन्ह कह सकते हैं हम, या फिर प्रसक कह सकते हैं। कारक चिन्ह वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का क्रिया से संबंध प्रकट करते हैं। अतः वाक्य को पूर्ण रूप से समझने के लिए इनकी बहुत आवश्यकता होती है। क्या होते हैं कारक चिन्ह? ये क्रिया से संबंध बनाते हैं संज्ञा या सर्वनाम का। अगर ये हम इनको कारक चिन्हों का हम वाक्य में प्रयोग ही ना करें तो हम वाक्य को ना तो ठीक से पढ़ पाएंगे ना ही लिख पाएंगे। इसीलिए कारक चिन्हों का हमारे व्याकरण की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। ये वाक्यों को पूर्णता प्रदान करते हैं। अब आप पढ़ते हैं कारक के भेद के विषय में। हमारे जो कारक है हिंदी भाषा में, उनको उनकी संख्या 8 है। हिंदी में 8 कारकों को माना जाता है और ये हैं, चलिए यहाँ पर दिए गए हैं 5 कॉलम है। पहले में क्रम लिखा है, दूसरे में कारक का नाम, तीसरे में विभक्ति, फिर विभक्ति चिन्ह और उनकी परिभाषा। तो चलिए जानते हैं कि हिंदी भाषा में कौन कौन से कारक हैं। पहला कारक है कर्ता। ये प्रथमा विभक्ति में होता है, इसका चिन्ह ने है और जो कार्य करे, कार्य को करने वाला कर्ता कारक। कर्म द्वितीय विभक्ति में होता है, चिन्ह होता है को, जिस पर क्रिया का फल पड़े, यानी कि हमारी कार्य करने का फल जिसके ऊपर पड़ता है वो कर्म कारक होता है। करण तृतीया में रहता है, से के द्वारा क्रिया करने का साधन, क्रिया करने का साधन कर्ण कारक है, इसका चिन्ह से या फिर के द्वारा।
संप्रदान चतुर्थी विभक्ति का कारक होता है, के लिए को इसके चिन्ह है, और जिसके लिए काम किया जाता है वो होता है संप्रदान। अपादान ये हमेशा पंचमी विभक्ति में रहता है, से अलग होने के भाव में इसका चिन्ह होता है, जिससे कोई वस्तु अलग की जा रही हो। संबंध कारक जो है वो षष्ठी विभक्ति में होता है, का, की, के, रा, री, रे इसके चिन्ह है, जो परस्पर संबंध को जोड़े। वो है कौन सा कारक? संबंध कारक, संबंध जोड़ने वाला कारक। अधिकरण सप्तमी में रहता है, में, पे, पर इसके चिन्ह होते हैं, जो क्रिया का आधार हो, ये क्रिया का आधार रहता है अधिकरण कारक। संबोधन, संबोधन विभक्ति में रहता है, हे, अरे, ओ इसके चिन्ह होते हैं, जिससे किसी को पुकारा जाए, किसी को पुकारने के लिए संबोधन कारक। संबोधन के अतिरिक्त सभी विभक्ति चिन्ह परसर्ग कहलाते हैं। संबोधन के जो चिन्ह है अगर हम उनको छोड़ दें तो बाकी कारकों के जो भी चिन्ह है उन्हें हम परसर्ग कहते हैं। ठीक है, परसर्ग संज्ञेय सर्वनाम का वह रूप जो किसी कार्य को करने का बोध कराता है, वो कर्ता कारक होता है। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो कार्य को कर रहा है वो कर्ता के अंतर्गत आएगा। तो इसका जो विभक्ति चिन्ह होता है वो ने होता है। उदाहरण है, नेहा ने खीर बनाई और शिकारी ने बाण चलाया। तो यहाँ पर नेहा और शिकारी कार्य को करने वाले हैं, इसलिए ये कर्ता कारक है। कर्ता कारक का प्रयोग दो प्रकार से होता है, परसर्ग सहित और परसर्ग रहित। तो इसका मतलब ये है कि कर्ता कारक में कई बार ने का जो चिन्ह है वो हमें दिखाई भी देता है, और कई बार ने का चिन्ह लुप्त में रहता है, यानी कि गायब रहता है, वो अपने केवल भाव को प्रकट करता है। जैसे उदाहरण है, पहला है, इसमें हम परसर्ग सहित देख लेते हैं कि नी का प्रयोग जब नी आता है तो वो है रोहन ने सेब खाया, इसमें ने आया है, ये परसर्ग सहित वाला हो गया। और परसर्ग रहित, रोहन सेब खाता है, रोहन सेब खाएगा। तो इन दोनों में हमें नी का चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वो लुप्त प्राय अवस्था में है। नी का प्रयोग वर्तमान काल और भविष्य काल की क्रिया होने पर नहीं होता। अगर वाक्य में वर्तमान काल हो और भविष्य काल हो तो ने का प्रयोग नहीं होगा। भूतकाल में भी क्रिया के सकर्मक होने पर ही ने का प्रयोग होता है, और भूतकाल में ने का प्रयोग तभी होगा जब हमारी जो क्रिया है वो सकर्मक होगी, उसमें कोई कर्म दिया होगा। अगला है कर्म कारक। कर्म कारक के बारे में जानते हैं कि कर्म कारक क्या होता है। वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह को है, जैसे शिकारी ने हिरण को देख लिया, सपेरे ने सांप को पकड़ लिया, अतः हिरण तथा सांप कर्म कारक है। वाक्य में जिस भी संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया के व्यापार का, क्रिया करने के व्यापार का जो फल पड़ता है उसे हम कर्म कारक कहते हैं, यानी कि क्रिया करने का प्रभाव जिसके ऊपर पड़ रहा है। ठीक है, तो इसका जो विभक्ति चिन्ह है वो को है। जैसे हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, शिकारी ने हिरण को देख लिया, तो कर्ता कौन है? शिकारी। और क्या कर रहा है वो? कर्म, देखने का कर्म कर रहा है। तो देखने की जो क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? हिरण पर, क्योंकि उसने हिरण को देखा है। सपेरे ने सांप को पकड़ लिया, तो सपेरा करता है, क्रिया है पकड़ लिया, और पकड़ लिया का प्रभाव पड़ रहा है सांप को, क्योंकि पकड़ा गया है सांप, तो वो कर्म हो जाएगा। ठीक है, अतः दोनों वाक्यों में क्रिया की चेष्टा हिरण व सांप के प्रति है। कभी कभी विभक्ति चिन्ह को रहित वाक्य भी पाया जाता है, जैसे इसमें भी सेम होता है। जैसे इसमें हिरण और सांप पर प्रभाव पड़ा तो वो कर्म हो गए, और कई बार क्या होता है इसमें भी चिन्ह को दिखाई नहीं देता, लुप्त में रहता है। जैसे उदाहरण है, विभक्ति चिन्ह सहित वाक्य, माँ ने बच्चे को दूध दिया, पिताजी ने पुत्र को बुलाया। इसमें को हमें दिखाई दे रहा है परसर्ग। माँ ने चांद दिखाया, पिताजी केले लाए, तो ये भी कर्म वाले ही हैं, कर्म कारक हैं, लेकिन इनमें को चिन्ह लुप्त में है। क्या आप जानते हैं को का प्रयोग केवल प्राणीवाचक कर्म के साथ होता है। को तभी आएगा जब जो कर्म है वो प्राणीवाचक हो, यानी किसी प्राणी के लिए उपयुक्त हो रहा हो। नेक्स्ट आता है करण कारक। करण कारक के बारे में पढ़ते हैं विस्तार पूर्वक। जिस साधन की सहायता से कर्ता क्रिया करता है वह करण कारक में होता है। इसका विभक्ति चिन्ह से है, यानी कि कर्ता अपने कार्य को करने के लिए जिस भी साधन का, जिस भी वस्तु का, किसी भी साधन का वो प्रयोग करेगा वो होगा करण कारक। करण कारक का चिन्ह से है, यानी कि वाक्यों में से दिखाई देगा और एक साधन दिखाई देगा।
जैसे मैंने चाकू से आम काटा, पिताजी बस से लखनऊ गए। यहाँ चाकू तथा बस वे साधन है जिनसे क्रिया हुई, उनके साथ विभक्ति चिन्ह से का प्रयोग हुआ, अतः ये करण कारक हैं। कभी कभी करण कारक के लिए से के स्थान पर के द्वारा का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने मामा जी को पत्र के द्वारा सूचित कर दिया है, हम बाइक के द्वारा गांव से शहर गए हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किसी भी क्रिया को करने के लिए जिस भी हम चीज का प्रयोग कर रहे हैं वो करण कारक के अंतर्गत आएगा और उसका चिन्ह होगा, साथ में चिन्ह होगा से लगा हुआ। कई बार से चिन्ह हमें दिखाई नहीं देता तो हम के द्वारा का भी प्रयोग कर सकते हैं, वो भी करण कारक के अंतर्गत आते हैं। जैसे उदाहरण है, मैंने चाकू से आम को काटा, तो आम काटने की जो क्रिया किससे हो रही है, चाकू से हो रही है, इसलिए वो करण कारक हो जाएगा। पिताजी बस से लखनऊ गए, तो लखनऊ जाने की क्रिया बस से हुई, तो बस से यहाँ पे हम देख रहे हैं। और के द्वारा के उदाहरण है, मैंने मामा जी को पत्र के द्वारा सूचित कर दिया, के द्वारा आ रहा है, और साधन क्या है, पत्र, तो यहाँ करण कारक होगी। ऐसे ही बाइक के द्वारा गांव से शहर गए, शहर को जाने का साधन क्या है, बाइक, और के द्वारा आ रहा है, तो ये होते हैं करण कारक। कभी कभी करण कारक का प्रयोग पदसर्ग रहित भी होता है। जैसे मैंने कानों सुनी बात कही, मैंने कानों सुनी बात कही, कान सुनने का कार्य कर रही है, यानी कि वो एक साधन है, तो ये भी कई बार चिन्ह दिखाई नहीं देता हमें से का। जैसे अन्य पदसर्ग लुप्त रहते हैं, ऐसे से भी लुप्त हो जाता है, लेकिन साधन की बात हो रही है तो करण कारक होगा। नेक्स्ट है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक क्या होता है, वाक्य में प्रयुक्त करता जिसके लिए कोई क्रिया करे उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक के विभक्ति चिन्ह को के लिए, के हेतु, के वास्ते, जैसे नर्स रोगी के लिए दवा लाती है, यहाँ नर्स कर्ता दवाई लाने का क्रिया कर रही है, वह क्रिया रोगी के लिए की जा रही है, अतः रोगी का संप्रदान कारक है। जैसे क्या कह रहे हैं, वाक्य में प्रयुक्त जो करता है, काम करने वाला है, वो जिसके लिए काम करता है वो संप्रदान कारक होता है। इसके चिन्ह को, के लिए, हेतु, वास्ते हैं। तो उदाहरण है, नर्स रोगी के लिए दवा लाती है, तो नर्स तो कार्य को करने वाली है और वो किसके लिए कार्य कर रही है, रोगी के लिए, वो संप्रदान कारक हो जाएगा, चिन्ह के लिए आया है। इसके अलावा और उदाहरण है, बच्चे को दूध दो, भारती माँ के लिए चाय लाई, यह फोन आशीष के लिए है, मंत्री ने नागरिकों के वास्ते अस्पताल बनवाया। तो हम इसमें यही देख रहे हैं कि करता है और वो किसी ना किसी के लिए कोई ना कोई कार्य को कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर क्या है, संप्रदान कारक है। कई बार संप्रदान कारक में को चिन्ह का भी प्रयोग होता है, जैसे कि कर्म में होता है, कर्म कारक में होता है, लेकिन यहाँ पर भाव रहेगा किसी दूसरे के लिए काम करने का। कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर, दोनों कारकों में को पदसर्ग का प्रयोग होता है, कभी कभी होता है को का, परंतु संप्रदान में देने का भाव मुख्य होता है, जबकि कर्म कारक में क्रिया के व्यापार का फल होता है। तो दोनों में यही अंतर है, एक में देने का भाव होगा और एक में क्रिया का फल पड़ेगा, कर्ता व्यापार का जो क्रिया का जो व्यापार का प्रभाव है वो कर्म पर पड़ेगा। जैसे माँ ने बच्चे को जगाया, क्रिया का व्यापार कर्म कारक, किस पर, जगाने का जो प्रभाव पड़ा है किस पर पड़ रहा है, बच्चे को, बच्चा उठ रहा है। और दूसरे वाले माँ ने बच्चे को चाय दी, तो माँ काम कर रही है किसके लिए, बच्चे के लिए, देने का भाव है, उस संप्रदान का। क्या आप जानते हैं, यदि वाक्य में कर्म कारक और संप्रदान कारक दोनों हो तो कर्म कारक के साथ पदसर्ग नहीं लगता। जैसे रसोइये ने सेठ जी के लिए खाना बनाया, सेठ जी संप्रदान कारक, क्योंकि सेठ जी के लिए काम हो रहा है, और खाना, खाना क्या है, कर्म कारक में आएगा। तो कई बार दोनों कारक एक वाक्य में भी आ जाते हैं। नेक्स्ट है अपादान कारक। अपादान कारक के बारे में पढ़ते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का बोध होता है वह अपादान कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह से है, जैसे वह ऑफिस से घर चला गया, पेड़ से पत्ता गिरा। इन वाक्यों में ऑफिस तथा पेड़ अपादान कारक में हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव हो, वहां पर अपादान कारक होता है। यानी कि कोई वस्तु संज्ञा या सर्वनाम से अलग हो रही है तो वहां पर अपादान कारक होगा। वह ऑफिस से घर चला गया, वह सर्वनाम है, वह पहले ऑफिस में था और वहां से घर चला गया, अलग होकर घर चला गया है, तो ऑफिस से अलग हो रहा है तो ऑफिस अपादान कारक हो गया। पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है तो पेड़ में अपादान कारक, अलग होने का भाव होगा।
करण तथा पदान कारक में अंतर। करण तथा पदान कारक दोनों का विभक्ति चिन्ह से है, परंतु करण कारक में से किसी साधन द्वारा काम करने का सूचक है, जबकि अपादान कारक में से अलग होने का भाव प्रकट करता है। दोनों में यही अंतर है। करण कारक में से साधन के लिए क्रिया के साधन के रूप में आता है, लेकिन अपादान कारक में जो से आता है वो अलग करता है एक चीज को दूसरी चीज से। नेक्स्ट है संबंध कारक। संबंध कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध, अपनापन, स्वत्व, लगाव किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से ज्ञात हो उसे संबंध कारक कहते हैं। अन्य कारकों का संबंध मुख्य रूप से क्रिया के साथ होता है और सामान्य रूप से संज्ञा या सर्वनाम के साथ, परंतु संबंध कारक का संबंध मुख्य रूप से संज्ञाओं के साथ होता है, क्रियाओं के साथ नहीं। इसके कारक चिन्ह है का, की, के, रा, री, रे। जैसे क्या होता है कि जो हमारे और कारक है वो क्रिया के साथ संबंध जोड़ते हैं, लेकिन जो संबंध कारक होता है ये संज्ञा या सर्वनाम का अन्य व्यक्ति या वस्तुओं के साथ संबंध जोड़ता है, क्रिया के साथ नहीं जोड़ता। और इसके चिन्ह होते हैं काके, की, रा, रे, री। उदाहरण है श्री राम दशरथ के पुत्र थे, संबंध कारक। दशरथ और श्री राम का संबंध जोड़ा गया है। कश्मीर भारत का अंग है, कश्मीर और भारत का संबंध। लखनऊ से मामा जी का बेटा आया, तो मामा जी और उसके बेटे का संबंध जुड़ा है काकी के माध्यम से। नेक्स्ट है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार, स्थान, भाव या काल का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक के कारक चिन्ह में, पे, पर हैं। जैसे संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से हमें पता चले कि क्रिया करने का स्थान, क्रिया का आधार, क्रिया करने का आधार मतलब क्रिया का स्थान क्या है, भाव क्या है और समय क्या है, वो होता है अधिकरण कारक। और इसके चिन्ह में, पे और पर होते हैं। उदाहरण पेड़ पर गिलहरी बैठी है, तो क्रिया का आधार क्या है, क्रिया का आधार, क्रिया को करने का आधार क्या है, पेड़ है। ठीक है, स्थान का भाव प्रकट कर रहा है। मैं 2 घंटे में आता हूं, समय बता रहा है 2 घंटे में। आज्ञा, तुम्हें आज्ञा पालन पर पुरस्कार मिलेगा, तो आज्ञा पालन का भाव। तो इन तीनों में हमने देखा कि ये तीनों प्रकट हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर अधिकरण कारक है और साथ ही साथ में, पेपर भी आ रहे हैं। नेक्स्ट है संबोधन कारक। संबोधन कारक वाक्य में जिस शब्द या शब्दों से किसी को बुलाने या पुकारने या सावधान करने का बोध होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसे प्रकट करने के लिए प्राय हे, अरे, ओ आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। संबोधन कारक में केवल वही शब्द आते हैं जो कि किसी को बुलाने, पुकारने या फिर सावधान करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, किसी की वाहवाही करने के लिए होते हैं, और ये होते हैं शब्द हे, अरे, ओ, वाह। ऐसे शब्दों का प्रयोग संबोधन कारक में किया जाता है जब हम किसी को पुकार रहे हो, किसी को आवाज लगा रहे हो, बुला रहे हो। उदाहरण, हे ईश्वर हमको सद्बुद्धि दीजिए, बच्चों यहाँ आओ, बेटा बैठ जा, ओ छोकरे धीरे चल। तो हमने यहाँ पर देखा कि हे ईश्वर, हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, बच्चों को बुला रहे हैं, बेटा बैठ जा, ओ छोकरे धीरे चल। तो जहां पर ऐसे आए वो संबोधन कारक होगा। ठीक है, और इसका चिन्ह भी लगा होता है, इस प्रकार से इसके चिन्ह लगे होते हैं संबोधन कारक। तो बच्चों, इस पाठ के माध्यम से हमने जाना कारक के विषय। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं, जो कि है अब बताइए में से पहला प्रश्न पढ़ते हैं और करने की कोशिश करते हैं। सही विकल्प वाले गोले को रंगिए। तो बच्चों, इस प्रश्न में 4 विकल्प हैं, 3 विकल्प गलत है और 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है और उसके गोले को रंग देना है। तो चलिए कर लेते हैं। जो शब्द वाक्य में आए, संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से संबंध प्रकट करते हैं, उन्हें कहते हैं लिंग, कारक, क्रिया, वचन। तो उन्हें कहते हैं हम कारक। बी विकल्प सही हो जाएगा, बी विकल्प पर गोला बना देंगे। कारक संज्ञा और सर्वनाम का संबंध क्रिया से जोड़ते हैं। कारक के भेद होते 8, 6, 7, 9। तो हिंदी भाषा में कारक के भेद है 8। ए विकल्प हमारा सही हो जाएगा, लगा लेंगे ए विकल्प पर। 8 भेद हैं। क्रिया करने वाले को कहते हैं अपादान कारक, कर्ता कारक, कर्ण कारक, संबोधन कारक। तो क्रिया को करने वाला कर्ता कारक,
हमारा बी विकल्प एकदम सही है, लगा लेंगे बी विकल्प पर। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। उचित कारक चिन्ह लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनमें से कारक चिन्ह नहीं है, हमें कारक चिन्हों को लगाना है और वाक्यों को पूरा करके लिखना है। तो चलिए करते हैं। पहले राम रिक्त स्थान रावण रिक्त स्थान मारा, तो क्या आ जाएगा? लिखेंगे राम ने रावण को कलम से पत्र लिखो, कलम से पत्र लिखो। नेक्स्ट है रिक्त स्थान बाल को यहाँ आओ, रिक्त स्थान में आ जाएगा अरे, अरे बाल को यहाँ आओ। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों के कारक भेद लिखिए। तो नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं और शब्दों को रंगीन किया हुआ है, हमें कारक के भेद बताने। तो चलिए करते हैं। नेहा ने रेखा को पत्र लिखा, तो नेहा ने आया है, तो ने का कौन सा कारक होता है? कर्ता, कर्ता कारक। पुत्री को धन दो, पुत्री को धन दो, तो यहाँ पर को आया है, लेकिन के लिए का भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए यहां पर हो जाएगा संप्रदान कारक। नेक्स्ट है चिड़िया पेड़ पर बैठी है, तो पेड़ पर आधार, क्रिया का आधार आ रहा है, तो अधिकरण कारक। अधिकरण कारक हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कारक चिन्हों का प्रयोग अपने वाक्यों में कीजिए। तो बच्चों नीचे कुछ कारक चिन्ह दिए गए हैं, उनका वाक्यों में प्रयोग करना है और फिर वाक्यों को लिखना है। मैं आपको दो कारक चिन्हों का प्रयोग करके दिखा रही हूँ, बाकी का कार्य आप स्वयं करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले से का लिखेंगे चाकू से सेब काटो, चाकू से सेब काटो। को राम को पुस्तक, राम को पुस्तक दो। तो बच्चों दो और चिन्ह हैं जिनका आपको खुद प्रयोग करके वाक्यों को लिखना है। तो बच्चों हमने ये पाठ पूरा कर लिया है, इसका अभ्यास कार्य पूर्ण कर लिया है। तो बच्चों आज हमने पाठ 10 पढ़ा हिंदी भाषा का आपकी पाठ्य पुस्तक से, जिसमें हमने जाना कि किस प्रकार से संज्ञा के विकार होते हैं, लिंग वचन और कारक, और किस प्रकार से हम उनका वाक्यों में प्रयोग करते हैं। इन विकारों के कारण क्या होता है? संज्ञा शब्दों में परिवर्तन आ जाता है। आशा करती हूँ आपको पाठ बहुत अच्छे से समझ आया होगा। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे जिससे आप और आसानी से इसको समझ पाए, अभ्यास कार्य को पूर्ण कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।